अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग। आप चाइना में हो और कम्युनिस्ट पार्टी का नाम ना ये हो नहीं सकता। और आप मेरे बैग में देख सकते हैं इस वक्त मैं जिस जगह पर आया हूँ ये म्यूज़ियम है और ये डेडिकेटेड म्यूज़ियम है फॉर कम्युनिस्ट पार्टी, द म्यूज़ियम ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी इन चाइना। तो चलते हैं, आज आपको उसका विज़िट कराते हैं। मैं ख़ुद भी फ़र्स्ट टाइम आया और देखेंगे यहाँ पे हिस्ट्री में कम्युनिस्ट पार्टी ने क्या किया और उनकी क्या क्या हिस्टोरिकल चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं। लेट्स वॉच। इसी म्यूज़ियम, जिसका पूरा नाम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना म्यूज़ियम है, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की तारीख को खराज तहसीन पेश करने के लिए बनाया गया है। ये म्यूज़ियम चीन की जद्दोजहद, तरक्की और कामयाबियों को दिखाता है जो कम्युनिस्ट पार्टी की क़यादत में हासिल हुई। यहाँ आपको कदीम दस्तावेज़ात, तस्वीर और नवादरात देखने को मिलेंगे जो चीन की जदीद तारीख के अहम वाक़यात को बयान करते हैं। अच्छा जी, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले कि मैं आपको बताऊँ कि सीपीसी का क़याम क्यों हुआ, उससे पहले थोड़ी सी हिस्ट्री की तरफ जाते हैं। यानी कि हम बात करेंगे थोड़ा सा 1860 से लेके 1911 तक। तो यहाँ पे आप देखें कि उस वक्त जो दौर चल रहा था वो चिंग डायनेस्टी का चल रहा था और यहाँ पे ब्रिटिशर्स और फॉरेन जो फोर्सेस थी वो इंगेज हो चुकी थी और वो रूल कर रहे थे समहाउ। और यहाँ पे जो चिंग डायनेस्टी की एम्पायर थे वो उनके अंडर रह के जो है वो टैक्सेस कर रहे थे, अप्लाई कर रहे थे लोगों के ऊपर। और साथ ही साथ जो है वो एक ऐसा टाइम चल रहा था जबकि चाइनीज़ जो पीपल थे, लोग थे, वो एक मुश्किल के वक्त में गुजर रहे थे। तो बहुत सारी इंटरनली मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, लेकिन ब्रिटिशर्स या फॉरेन जो फोर्सेस थी उन्होंने इस तरह के रूल्स अप्लाई कर रखे थे टैक्सेस की मद में या और के वो चाइनीज़ पीपल जो है वो डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा सकते थे। तो इन्हीं मूवमेंट्स के अंदर फिर हम देखते हैं कि थोड़ा सा आगे हम चलते हैं जब तो इस साइड पे दिखाया जा रहा है इस म्यूज़ियम के अंदर कि एक मूवमेंट स्टार्ट हुई कि हम इंडस्ट्री के ऊपर काम करते हैं। तो ये स्टार्ट की इंडस्ट्री जो उस वक्त स्टार्ट हुई उसके बारे में बताया गया। यानी 1913 से लेके 1921 के दरमियान, 1921 से पहले यानी सीपीसी 1921 में बनी थी, तो कैसे ये इंडस्ट्री ने काम किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगेन इनके ऊपर टैक्सेस इतने ज़्यादा अप्लाइड थे कि ये उस तरह तरक्की नहीं कर सके हैं। इस साइड पे आप देखें, साथ ही साथ इस दौर यानी 1921 से पहले का जो टाइम चलता आ रहा है 1913 से 1921 के दरमियान, ये इस वॉल के ऊपर डिफरेंट जो फाइट्स हुई थी बिटवीन गवर्नमेंट, फॉरेन फोर्सेस यानी ब्रिटिश फोर्सेस जो कि ब्रिटिश फोर्सेस के साथ चल रही थी, और साथ ही साथ चिन डायनेस्टी के लोग जो थे, जो एम्परर थे, वो जुल्म कर रहे थे लोगों के ऊपर। तो छोटी मोटी जो हैं वो लड़ाइयाँ इस दौरान होती रहीं। और साथ ही साथ इस रेवोल्यूशन में जो है वो आप कह सकते हैं कि एजुकेशन का भी रोल आया और उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप जैसे इस पिक्चर में देख रहे हैं कि लोकल चाइनीज़ पीपल जो हैं वो इन फोर्सेस के साथ लड़ाइयाँ कर रहे हैं। फिर यहाँ पर हम आते हैं तो 1911, ये बड़ा इम्पोर्टेंट टाइम है जहाँ पे ये जो पहली पिक्चर आपको नज़र आ रही है ये फाउंडर कहलाते हैं चाइनीज़ रिपब्लिक जो कि 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना हुई है, उससे पहले जिसने चिंग डायनेस्टी के साथ लड़ाई की थी। और यहाँ पे ये जो फर्स्ट पिक्चर आपको नज़र आ रही है ये इनके फाउंडर हैं जिनका नाम था सन चंग शन। ये फर्स्ट पिक्चर में आपको नज़र आ रहे हैं। सन चंग शन जो हैं वो एक पॉलिटिकल लीडर थे। इनके साथ एक दूसरी तस्वीर भी आपको नज़र आई जो कि उस वक्त के जर्नल थे। इन्होंने चिंग डायनेस्टी के साथ जो है वो अपने लोगों को इन्वॉल्व करके, बिल्कुल आम लोगों को इन्वॉल्व करके लड़ाई लड़ी और बहुत सारे छोटे छोटे मार्कों के बाद ये लड़ाई जीत के। लेकिन लड़ाई जीतने के बाद चिंग डायनेस्टी जो कि ब्रिटिशर्स के अंडर काम कर रही थी, उन्होंने एक एग्रीमेंट करने की कोशिश की इनके साथ कि लेट्स फिनिश द वॉर, हम जो हैं वो अपना लीडर देते हैं और आप जो हैं वो फर्स्ट प्रेसिडेंट बन जाएं। तो 1911 में 1911 में सन चंग शन जो हैं वो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने, जो कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना अब का जो है, इससे पहले जो रिपब्लिक बनी थी चाइना की उसके। तो यहाँ पे फिर उनका टाइम चलता आ रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये उस वक्त का एक गलत डिसीजन था जो कि चिंग डायनेस्टी के साथ हुआ। तो ये लोग काम तो करना चाह रहे थे नेशनली वर्ल्ड वाइड
नेशनली मतलब पूरा चाइना के अंदर गरीब लोगों के लिए, लेकिन इनके ऊपर जो लीडरशिप थी वो स्टिल चिंग डायनेस्टी की ही थी। तो फिर डिफरेंट मूवमेंट्स होती रहीं और फिर ये मूवमेंट चलती रही आगे जाके। कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स जिन्हें हम फाउंडर मेंबर्स ऑफ सीपीसी कह सकते हैं, सेम स्कूल ऑफ थॉट के लोग, वो इकट्ठे होते हैं 1921 में इस जगह पर। तो ये इस वक्त शंघाई में ये प्लेस है, ये जगह जो है इस वक्त शंघाई में है। इसको मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या है। ये इसको रिप्रेजेंट किया गया इस बिल्डिंग को। एक्चुअली 1921 में वो लोग जो सीपीसी जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई, उसके फाउंडर मेंबर्स ने यहाँ पे एक मीटिंग की। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक बड़ी पिक्चर के अंदर दो लीडर्स हैं, जिनमें एक सन चुंग शन हैं जो कि मफरल वाले हैं, स्लिम से राइट साइड पे आपको जो नज़र आ रहे हैं। ये दोनों मेंबर्स उस मीटिंग में शामिल नहीं हुए थे जो कि 1921 जुलाई 23 को शंघाई में हुई थी, जिसे हम बोल सकते हैं कि फ़र्स्ट मीटिंग ऑफ सीपीसी, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल लोग थे और इनके ऊपर गवर्नमेंट की सख्त नज़र थी। लेकिन इनके साथ के जो मेंबर्स थे उन्होंने यहाँ पे एक मीटिंग कंडक्ट की 1921 जुलाई 23 को, और ये मीटिंग 23 जुलाई से लेके 30 जुलाई तक इस जगह पर ही हुई, इसी बिल्डिंग के अंदर। लेकिन 30 जुलाई को फिर इनको पता चला कि इनके ऊपर अटैक होने वाला, तो इन्होंने इन मेंबर्स को यहाँ से, सारे मेंबर्स ने यहाँ से अपनी मीटिंग ख़त्म की और बाकी के जो डिस्कशन थी वो उन्होंने इस बोर्ड के अंदर की। यहाँ पे इस बोर्ड को यहाँ पे दिखाया गया। तो आप इस बोर्ड के पीछे एक बड़ी पिक्चर देख रहे हैं, जिसमें आपको एक ब्लू ड्रेस में एक शख्स नज़र आ रहे हैं ज़बरदस्त किस्म के। ये माओ हैं, चेयरमैन माओ। एक्चुअली उस वक्त की जो फाउंडिंग मेंबर्स थे उनमें चेयरमैन माओ भी थे। तो यहाँ पे ये फाउंडिंग मेंबर्स हैं जिन्होंने सीपीसी की फ़र्स्ट मीटिंग जो है वो अटेंड की थी 1921 में। उसके बारे में यहाँ पे तफसील में बताया गया है। एक्चुअली ये लोग पूरी चाइना के लिए, लोगों के लिए काम करना चाह रहे थे, जो कि इससे पहले ठीक नहीं हो रहा था, क्योंकि इनके पास रिसोर्सेज भी नहीं थे और इतनी ताकत भी नहीं थी। आल्दो कि इन्होंने एक रिपब्लिक जो है वो इस्टेब्लिश तो कर ली थी चिंग डायनेस्टी को हराने के बाद, लेकिन इनके ऊपर जो सुपीरियर लीडरशिप थी वो स्टिल चिंग डायनेस्टी की थी। तो ये उससे हटना चाह रहे थे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये बर्थ प्लेस है सीपीसी की, जहाँ पे ये फ़र्स्ट मीटिंग कंडक्ट हुई। और यहाँ पे ये कुछ डॉक्यूमेंट्स को दिखाया जा रहा है जो कि 7 जुलाई से लेके 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30, लेकिन 30 के बाद फिर ये बोर्ड के अंदर चले गए। फ़र्स्ट मीटिंग जो कि 1921 में हुई थी, उसके एक साल बाद सीपीसी की फाउंडिंग मेंबर्स ने लोगों को अपने साथ इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया, कन्विंस करना शुरू कर दिया, और डे बाय डे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते रहे इनके साथ। इसी तरह दूसरी तरफ जो थी जो पार्टी थी, यानी जो रिपब्लिक चाइना था, फर्स्ट रिपब्लिक चाइना, जिसको लीड कर रहे थे सन चंग शन, और इनकी पार्टी का नाम था गोमिनग पार्टी, वो भी अपने एंड पे काम कर रही थी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक साल के बाद 1922 में एक और सीपीसी कैबिनेट मीटिंग हुई, जो कि जुलाई 16 से जुलाई 23 तक हुई। और यहाँ पर इन्होंने अपने लिए 2 ऑब्जेक्टिव सेट किए। आप सामने देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखे हुए 2 ऑब्जेक्टिव। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव वाज टू फाइट अगेंस्ट द मिलिट्री, जो कि डायरेक्ट ऑर्डर ले रही थी ब्रिटिशर्स अमेरिकन से और रूल कर रही थी उस वक्त के चाइना को। ऑल्दो के रिपब्लिक ऑफ चाइना बन गई थी, प्रेसिडेंट जो थे सन चंग शन थे, गोमिनग पार्टी उस वक्त काम कर रही थी, लेकिन इनके पास पावर नहीं थी। और तो इनके साथ फ़ाइट करनी थी इनको, क्योंकि बहुत सारे जर्नल्स जो हैं वो जुल्म ढा रहे थे और लड़ाइयाँ हो रही थी कॉमन लोगों के साथ इनकी। सेकंड ऑब्जेक्टिव था कि इनको अपनी जो इनके लोग हैं, इनके जो कम्युनिटीज़ हैं या पीपल जो रिपब्लिक ऑफ चाइना के जो आम लोग हैं, उनकी डेवलपमेंट करनी थी। तो यहाँ पे ये 2 गोल ER आपको नज़र आ रहा है 1 और 2, ये गोल 2 है वो सेट किए गए सेकंड मीटिंग के अंदर। और ये वाली मीटिंग भी सेम प्लेस के ऊपर, यानी शंघाई में ही इसी बिल्डिंग के अंदर हुई। और इसके साथ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग इनको ज्वाइन करने लगे। अब हम चलते हैं इनकी थर्ड मीटिंग की तरफ। थर्ड मीटिंग जो है वो इसकी प्लेस चेंज होगी, और अब ये हांगजो में इनकी तीसरी मीटिंग हुई थी। और इस मीटिंग के अंदर इनके मेंबर्स और मज़ीद ज़्यादा हो गए। अब इन्होंने प्रीवियसली मीटिंग, सेकंड मीटिंग जो कि 1921 में हुई थी, उसमें जो 2 ऑब्जेक्टिव सेट किए थे, उसको अचीव करने के लिए
फर्दर काम करना शुरू किया। फर्स्ट जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनको मिलिट्री डिक्टेटरशिप को ख़त्म करना था, और इसके साथ साथ इम्पीरियलिज़म को ख़त्म करना था, डिक्टेटरशिप को ख़त्म करना था, और दूसरा जो है लोगों की डेवलपमेंट करनी। तो इसके लिए इन्होंने फर्दर ऑब्जेक्टिव सेट किए कि क्या किया जाए। सेकंड मीटिंग के बाद थर्ड मीटिंग, और थर्ड मीटिंग के बाद जैसे कि मैंने बताया कि इनके 2 ऑब्जेक्टिव हो गए थे, मिलिट्री डिक्टेटरशिप को ख़त्म करना और लोगों की डेवलपमेंट करना। तो 1923 से लेके 1927 तक का जो वक्त है वो इसी काम में गुज़रा, और सीपीसी के फाउंडिंग मेंबर ने अपनी कमान संभाली, जिनमें चेयरमैन माओ थे। उन्होंने अपने आप को ऐसा टीचर रिप्रेजेंट किया, बहुत सारी किताबें लिखी, बहुत सारा लिटरेचर लिखा कॉमन लोगों के लिए, और फ्यूडरलिज़म को ख़त्म करने के लिए इन्होंने लोगों का माइंडसेट चेंज किया। इम्पीरियलिज़म को ख़त्म करने के लिए इन्होंने लोगों की ग्रूमिंग की अपने लिटरेचर की मदद से। साथ ही साथ दूसरे एंड पे इन्होंने, इनकी टीम ने, और जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे गवर्नमेंट पार्टी के सेन चंग शन और उनकी टीम, इन्होंने दूसरी साइड को संभाला। ये डेवलपमेंट की साइड पे गए, नए वेपन्स और इंट्रोड्यूस किया उन्होंने नई इन्वेंशंस, वेपन्स, और साथ ही साथ इंस्ट्रूमेंट्स फॉर एग्रीकल्चर और ट्रेड और इस तरह की चीज़ें। तो तरक्की का टाइम शुरू हो गया, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जोक दर जोक लोग जो हैं वो सीपीसी को ज्वाइन करने लग गए। अच्छा जी, तो ये वक्त बड़ा अच्छा चलता रहा, और आप देखते हैं कि इन्होंने जनरल्स के साथ, मिलिट्री के साथ डिफरेंट फ़ाइट्स की, उनमें इनको कामयाबियाँ मिली, लोग इनकी तरफ मुतवज्जे हुए, और बहुत सारे लोग इनके साथ शामिल होते गए। ये एक बड़ी पिक्चर है। इस पिक्चर के अंदर हम देख सकते हैं कि चेयरमैन माओ जो हैं वो ज़मींदारों के साथ बैठे हुए हैं। ये वो ज़मींदार हैं जो एक्चुअल हकदार थे ज़मीन के, काश्तकार जो थे, लेकिन चेन डायनेस्टी के अंदर इनकी ज़मीनों पे कब्ज़ा हो गया था, लेकिन जहाँ पे इन्होंने अपनी ज़मीनों को दोबारा हासिल कर लिया किसी न किसी तरह, और डेवलपमेंट शुरू हो गई। और चेयरमैन माओ जो है ऐसे टीचर जो है अपना रोल परफॉर्म कर रहे थे, और लोग खुशी एक डेवलपमेंट की तरफ जा रहे थे। तो यहाँ पे एक चार्ट है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, जिसमें इनके सीपीसी के जो मेंबर्स हैं उनकी तादाद दिखाई जा रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं 1921 में ये फर्स्ट मीटिंग हुई थी, तो 58 लोग थे उस वक्त, और फिर सेकंड मीटिंग 1922 में ये ऑलमोस्ट डबल टाइम ट्रिपल हो गए 195, और थर्ड मीटिंग के वक्त इनकी तादाद 420 होगी। अब जो नेक्स्ट मीटिंग्स इनकी हो रही थी या जो टाइम चल रहा था उसमें ये इनकी तादाद ज़्यादा होती जा रही थी, और एट द एंड ऑफ 1927 हम देख सकते हैं कि ये मोर देन 58,000 मेंबर्स एक्टिवली मेंबर्स जो थे वो सीपीसी का हिस्सा थे। लेकिन 1927 के अंदर, अप्रैल 1927 के अंदर एक वाक़या होता है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि जो प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे सेन चंग शन, जो कि गवर्निंग पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनकी वफ़ात हो जाती है। और उनकी वफ़ात के फ़ौरन बाद जो नया प्रेसिडेंट आता है, वो चूँकि था तो इस पार्टी का मेंबर, लेकिन उसने धोखा दिया और वो मिलिट्री डिक्टेटरशिप के साथ हो गया, और फिर उसके बाद हालात सारे चेंज हो गए। इनके हक़ में जो चीज़ें चल रही थी वो ख़त्म हो गई। और यहाँ पे आप वीडियोस में देख सकते हैं कि सीपीसी के मेंबर्स को बुरी तरह मारा गया, सरेआम गोलियां मारी गई मिलिट्री डिक्टेटरशिप की तरफ से। और ये एक बैड टाइम था उनका, ना कि लोगों को मारा गया बल्कि सीपीसी के जो फाउंडिंग मेंबर्स थे उनको भी अरेस्ट कर लिया गया, और उनको भी गोलियां मार के ख़त्म कर दिया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक वीडियो दिखाई जा रही है कि कैसे सीपीसी के मेंबर्स को लाया जा रहा है, सरेआम उनको खेतों में जो है वो मिलिट्री डिक्टेटरशिप की तरफ से गोलियां मारी जा रही हैं। ये लोग आते जा रहे हैं, कितने ज़्यादा लोग हैं, और ये देखें उनके सर में गोलियां मार के उनको मार दिया जा रहा है। लोगों के साथ साथ सीपीसी की जो क़यादत थी उनमें एक नाम, जिनका नाम ली था, ये उनकी एक वीडियो है, ऑनली वीडियो हम कह सकते हैं, जो कि रशिया में हुई सितंबर 22, क्योंकि हमने देखा था सीपीसी के अंदर जो है वो 2 मेंबर रशिया के भी थे इनिशियल मीटिंग के अंदर, तो उनको पकड़ लिया गया
मिलिट्री डिक्टेटरशिप की तरफ से। और अप्रैल 28 1927 के अंदर, ये वाली वीडियो 1924 की है जब ये चीज़ें बड़ी चल रही थी। अप्रैल 28 1927 को इनको अरेस्ट कर लिया गया, बल्कि इससे पहले अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन इस डेट को यानी अप्रैल 28 1927 को इनको यहाँ पर फांसी दे दी गई। तो ये एक ऐसा वक्त था जहाँ पे सीपीसी बहुत मुश्किल वक्त से गुज़र रही थी, लोग परेशान हाल थे, और यहाँ से फिर एक जंग का दौर शुरू होता है अगले फ़ेज़ के अंदर। तो यहाँ पे फिर वक्त ऐसा आ गया था कि सीपीसी ने एक अपनी आर्मी को इंट्रोड्यूस करवाया, और यहाँ पे 3 लोग जो हैं उनका सीपीसी में बहुत बड़ा किरदार था। ये सबसे पहले जो पिक्चर हैं वो जो हैं, जो कि ये वाले जो कि फ़र्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के। जब ये 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना, तो जो वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। इसके साथ एक जो पिक्चर नज़र आ रही है होलोंग है। होलोंग इससे पहले सेंचुंगशन की जो पार्टी थी उसके जर्नल थे, आर्मी में थे। और चौथे नंबर पे बंदे ये नज़र आ रही हैं जोदो हैं। जोदो जो हैं वो मिलिट्री लीडरशिप के एक जर्नल थे, तो उनकी यहाँ पे आपको पिक्चर भी नज़र आ रही है। तो सीपीसी के अंडर रहते हुए फिर ये रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई, जिसे हम बोल सकते हैं कि ये सिविल वॉर थी, और इसमें नई आर्मी इस्टेब्लिश हुई। और इस आर्मी ने जो है वो फिर मिलिट्री डिक्टेटरशिप के साथ, जो कि बेसिकली फॉरेनर्स की आर्मी कह सकते हैं, या उनको ऑर्डर्स जो थे वो वहाँ से आ रहे थे, उनके साथ सिविल वॉर हुई। एक्चुअली ये फ़ाइट बिटवीन चाइनीज़ पीपल ही थी, लेकिन एक साइड पे जो है वो सिटीज़न थे जिसको लीड कर रही थी सीपीसी, और दूसरी साइड पे मिलिट्री डिक्टेटरशिप थी जिसको लीड कर रही थी हमारी फॉरेनर्स से मुराद मेरी ये अमेरिकन और ब्रिटिशर्स थे यहाँ पे, और जिनको जापान का भी सपोर्ट हासिल था। तो ये सारी की सारी वो गन्स हैं जो कि सीपीसी की आर्मी के साथ थी, और इन गन्स को इस्तेमाल करके इन्होंने सिविल वॉर में पार्टिसिपेट किया। यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो दूसरी साइड पे जहाँ पे हम चेन वन माओ की बात कर रहे थे कि ऐसा वो टीचर रोल परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक सूबे के अंदर एक और आर्मी को भी इंट्रोड्यूस करवाया यहाँ पे। तो बाद में जाके इनकी आर्मी सीपीसी को इन्होंने ज्वाइन किया अगेन, और यहाँ पे ये फिर स्ट्रेंथ में आते गए, और ये सिविल वॉर चलती है आगे 1937 तक। तो यहाँ पे हमारी एक स्टोरी 1937 तक चलती है, एंड होती है, और यहाँ से फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं 1949 तक। लेकिन यहाँ तक आते आते मुझे तकरीबन 1.5-2 घंटे हो गए। अब यहाँ पे रेस्टिंग एरिया है, लोग यहाँ पे रेस्ट करते हैं, और इसके बाद फिर आगे फर्दर स्टोरी स्टार्ट होती है। तो हमारी स्टोरी 1937 पे एंड होती है, और फिर हम यहाँ से आगे नेक्स्ट फेज़ को डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक तो नहीं थी, 25 मिनट्स तक हमने यहाँ पे रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद फिर ये नेक्स्ट फेज़ स्टार्ट होता है, और हम ये कह सकते हैं ये 1927 से ऑनवर्ड 1931 तक की स्टोरी मैं अभी आपको बताऊँगा। तो ये यहाँ पे एक पिक्चर आपको नज़र आ रही है, येलो रिवर, इसके बारे में बताया हुआ है। इसके फ़ौरन बाद हम यहाँ पे आते हैं, तो ये चाइना साउथ में इनका एक प्रोविंस है, और इस प्रोविंस का नाम है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, चिंगंग माउंटेंस, या इसको बोलते हैं चिंगंग शन माउंटेंस का मतलब होता है। तो यहाँ पे ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि चेन वन माओ ने अपनी जो आर्मी इस्टेब्लिश की थी, उसकी बेस यहाँ पे बेस कैंप था। तो यहाँ पे उनका घर है, चेन वन माओ का ये उनका घर था, और इस घर में ये इनकी टेबल दिखाई जा रही है जहाँ पे वो अपनी काम करते थे, लिटरेचर रिलेटेड काम करते थे। साथ ही साथ आर्मी भी उनकी जो है वो यहाँ पे इस्टेब्लिश हो रही थी साथ साथ। और दूसरी साइड पे जो नॉर्थ वाली साइड थी, वहाँ पे दूसरी पार्टी जिसके पहले प्रेसिडेंट फोत होने के बाद जियाओ, जो दूसरे प्रेसिडेंट आ गए थे, उन्होंने बिट्रेड कर दिया था अपनी सीपीसी के साथ, और जनरल्स के साथ मिल के जो है वो रेड आर्मी की इंगेज फाइट करना शुरू कर दी थी, वो साइड पे चले थे। तो यहाँ पे उसी कम्युनिस्ट पार्टी के एक जर्नल हैं, वो अपनी आर्मी लेके चेन वन माओ को इन्होंने ज्वाइन किया था,
यहाँ से ये और स्ट्रॉन्ग हो गए थे थोड़ा सा, लेकिन इनकी स्टिल मूवमेंट जो है वो इसी एरिया के अंदर जो है वो चिंगंग माउंटेंस के अंदर ही जारी रही। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि चेन मन माओ ने कुछ रूल्स यहाँ पे अपनी पार्टी के लिए सेट किए थे, जिसे हम रेड आर्मी या CPC बोल सकते हैं उनके लिए, जिनके बेसिकली ये 3 रूल थे और फिर इनके सब रूल्स थे 5 रूल्स। इनका मुख्तसर मतलब जो मैं आपको बता सकूं, जो मुझे पता चला ट्रांसलेट करने के बाद, कि ये वर्कर्स जो हैं, जो फार्मर्स हैं, उनकी हेल्प करेंगे, उनसे कोई लूट मार नहीं करेंगे, अगर उनसे कुछ इनको मिल जाएगा तो इसको तकसीम करेंगे, जंग अगर होती है कुछ ये हासिल करते हैं अपनी अपोनेंट आर्मी से तो उसको तकसीम करेंगे। इसके अलावा ये अपने सीनियर्स के ऑर्डर्स को ओबे करेंगे। इस तरह की बेसिक रूल्स इन्होंने यहाँ पे चेन मन माओ ने इस्टेब्लिश किए या इंट्रोड्यूस करवाए अपनी पार्टी के अंदर। तो जब गवर्नमेंट पार्टी के जनरल्स और उनकी टीम जो है वो सोल्जर्स जो हैं चेन मन माओ के पास रेड आर्मी को ज्वाइन करने के लिए आए, तो लोगों ने यहाँ पे उनको वेलकम किया और बताया जाता है कि यहाँ पे ये सोल्जर्स ने वॉलंटियरली इन फार्मर्स की हेल्प की और वो फार्मर्स उनको फिर अपना जो उनके पास फूड था वो शेयर करते थे। तो ये मोमेंट यहाँ पे स्टार्ट हुई और ये चलते चलते यहाँ पे मज़ीद और जो हैं इसके साथ लोग ज्वाइन होते रहे। नेक्स्ट वॉल के अंदर हम यहाँ पे जाते हैं तो ये चेन मन माओ को दिखाया जा रहा है इस पिक्चर के अंदर, जो कि एट द सेम टाइम फार्मर्स और सोल्जर्स के साथ, जो रेड आर्मी थी जिसको इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था, उनके साथ सेशंस ले रहे हैं, जिसमें इनको ये बताया जा रहा है कि हमें अपने लिए लड़ना है, अपने लोगों के लिए लड़ना है। इनको इनकरेज कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, साथ ही साथ एजुकेट भी कर रहे हैं। इस वॉल के ऊपर CPC के जो फाउंडर मेंबर्स हैं उनके बारे में दिखाया जा रहा है, उनकी इंट्रोडक्शन, जिनमें शी जिनपिंग के जो फादर हैं उनकी पिक्चर भी आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। ये भी एक जर्नल थे CPC की रेड आर्मी के और बड़े ब्रेव, और इनका बड़ा इन्फ्लुएंस था इसमें। यहाँ पे भी इस पिक्चर के अंदर भी शी जिनपिंग के फादर जो हैं उनको दिखाया जा रहा है। तो इस दौरान यानी 1927 से 1931 तक मज़ीद डेवलपमेंट हुई। रेड आर्मी ने गवर्नमेंट पार्टी के सोल्जर के साथ, जर्नल के साथ मुख्तलिफ मार के लड़े और साथ ही साथ इन्होंने ख़वातीन की एजुकेशन पे भी यहाँ पे काम करना शुरू कर लिया कि उनको भी इक्विटी देनी चाहिए और उनके भी राइट्स होने चाहिए, तो उनकी तालीम पे भी काम हो। तो यहाँ पे एक स्टोरी है यही सामने वाली, एक ख़तून के बारे में जिसने अपने 8 बेटे रेड आर्मी के हवाले कर दिए और इन 8 के 8 लड़कों की बाद में डेथ होगी लड़ते हुए अपनी रेड आर्मी के लिए। तो फिर इन लड़ाइयों के दरमियान आप देख सकते हैं कि रेड आर्मी ने गवर्नमेंट पार्टी की जो आर्मी थी, मिलिट्री डिक्टेटरशिप की जो आर्मी थी, उनके साथ लड़ाइयाँ करते हुए बहुत सारी चीज़ें कैप्चर की, जिनमें यहाँ पे आप देखें ये मुख्तलिफ गन्स दिखाई जा रही हैं और एक एयरक्राफ्ट भी है। तो ये वक्त चलता रहा और 1931 के वक्त फिर एक और नया ट्विस्ट आता है स्टोरी में। यहाँ पे जापानीज़ ने हमला कर लिया नॉर्थ के अंदर, और नॉर्थ को जो लीड कर रहे थे वो अदर साइड पे जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसके जो नए प्रेसिडेंट थे जियाओ, वो चूँकि वो सेम टाइम पे रेड आर्मी के साथ भी इनकी फ़ाइट्स हो रही थी, तो उन्होंने उसको इग्नोर कर लिया और जापानीज़ को 3 सूबे इनको देने पड़े रिपब्लिक चाइना को। तो यहाँ से एक नया फेज़ स्टार्ट होता है 1931 से 1937, और इस 1937 तक के फेज़ के दरमियान एक मूवमेंट हुई जिसे हम हिस्ट्री में अगर देखें तो लॉन्ग मार्च, द फेमस लॉन्ग मार्च से भी याद किया जाता है। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ तक चीज़ें ठीक चल रही थी। चेन मन माओ अपने लोगों को तालीम दे रहे थे और फ्यूचर के लिए जो है वो सरगर्मियाँ जारी थीं। डिफरेंट लीडर्स अपने अपने महाज पे काम कर रहे थे, सब चीज़ें ठीक चल रही थी। लेकिन 1931 में जापानीज़ ने अटैक कर लिया नॉर्थ वाली साइड पे, और नॉर्थ में ठंड होती है, ये मैप भी है, यहाँ से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे नॉर्थ में जापानीज़ ने जब अटैक किया तो अब CPC जिसे हम याद करेंगे इसकी आर्मी को रेड आर्मी से, क्योंकि चेन मन माओ ने अब एक आर्मी बना ली थी यहाँ पे, जो कि मुख्तलिफ सोल्जर्स जो कि दूसरी गवर्नमेंट की तरफ से आए हुए थे या रिपब्लिक चाइनीज़
की तरफ से जो आर्मी थी, डिफरेंट जनरल्स के जो लोग थे, उन्होंने जब ज्वाइन कर लिया था रेड आर्मी को। एक वो आर्मी है जो कि चेन मन माओ के अंडर काम कर रही थी, चल रही थी। दूसरी साइड पे जो है वो गवर्नमेंट की आर्मी थी, रिपब्लिक चाइना की आर्मी थी, और तीसरी साइड पे हम बात करेंगे जापानीज़ आर्मी की। तो नॉर्थ में जापानीज़ आर्मी ने अटैक कर लिया, और सीपीसी की जो आर्मी थी, रेड आर्मी, उसको अब दो आर्मीज़ के साथ मुकाबला करना पड़ा। एक तो रिपब्लिक चाइना आर्मी और दूसरा जापानीज़ के साथ। तो इस वक्त ये लोग साउथ में थे, जबकि जापानीज़ का अटैक हुआ था नॉर्थ में। तो यहाँ पे ये सीन दिखाया जा रहा है कि नॉर्थ वाली साइड पे चूँकि बहुत ठंड थी, और रिपब्लिक आर्मी की जो आर्मी जो थी, उन्होंने इग्नोर किया नॉर्थ को, क्योंकि वो उस वक्त लड़ाई कर रहे थे रेड आर्मी के साथ। डिफरेंट जनरल जो थे वो रेड आर्मी के साथ सिविल वॉर में इंगेज हुए हुए थे, जबकि रेड आर्मी उस वक्त दो एनिमीज़ के साथ लड़ रही थी। एक तो सिविल वॉर में अपने ही लोगों के साथ, दूसरा उनको नॉर्थ में जापानीज़ के साथ भी लड़ना पड़ा। तो क्योंकि रिसोर्सेज कम थे, तो नॉर्थ में जापानीज़ ने 3 सूबों पे कब्ज़ा कर लिया। तो ये स्टोरी आगे चलती जाती है, क्योंकि रेड आर्मी वीक हो रही थी, उसको 2 महाजों पे लड़ाई करनी पड़ रही थी, और जो रिपब्लिक आर्मी थी वो इग्नोर कर रही थी जापानीज़ को, और सिर्फ रेड आर्मी के पीछे ही पड़ी हुई थी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि रेड आर्मी ने अपना बेस कैंप जो कि जिंगडोंग माउंटेन्स में था वो खो दिया, लूज़ हो गया उनसे, और उनको फिर वहाँ से मूव करना पड़ा। तो ये एक मूवमेंट है जिसे हम लॉन्ग मार्च मूवमेंट बोलते हैं, जो कि स्टार्ट हुई 1931 से ऑनवर्ड। तो आप देखें ये एक रिवर को क्रॉस कर रहे हैं। इसमें ये बताया जा रहा है कि इनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए साउथ वेस्ट की तरफ मूव किया, और ये एक इन्होंने ज़बरदस्त किस्म का एनवायरनमेंट बनाया हुआ जहाँ पे मुश्किलात दिखाई जा रही हैं, और बताया जाता है कि इनके पास खाने को भी कुछ नहीं थे, यहाँ तक कि ये घास पत्ते और दरख्तों की नरम छालें खा के गुजर रहे थे। तो ये बड़ा एक टफ़ टाइम था रेड आर्मी के लिए, और उनको यहाँ से मूव करना पड़ा अपने बचाव के लिए, और यही याद की जाती है लॉन्ग मार्च। तो लॉन्ग मार्च में अगर हम थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल्स डेटा को देखें, तो यहाँ से 1934 से ऑनवर्ड 1937 तक ये लॉन्ग मार्च चलती है। तो 1934 में 86,000 मेंबर जो थे इसके साथ थे, इन फॉर्म ऑफ आर्मी और फार्मर्स या कॉमन पीपल्स। लेकिन 1935 तक पहुँचते पहुँचते इनकी तादाद 7,000 हो गई थी। ऑलमोस्ट 90% जो लोग थे उनकी डेथ हो गई। लेकिन दूसरी साइड पे नॉर्थ में कुछ आर्मी जो रेड आर्मी थी वो 1 साल में उन्होंने अपना ट्रैवल कंप्लीट कर लिया था, और वो साउथ से होते हुए साउथ वेस्ट और नॉर्थ में 1 साल में पहुंच गए थे, और वहाँ पे एक नया बेस कैंप बना लिया। और फिर 1936 में जब ये लॉन्ग मार्च कंप्लीट हुई, चूँकि मोर देन 90% लोगों की डेथ होगी रास्ते में ही, सिर्फ 7,000 लोग रह गए आउट ऑफ 86,000। तो यहाँ पे जब नए चेन मन माओ के जो फादर थे, चेन मन माओ कह रहा हूँ, शी जिनपिंग के जो फादर थे, उन्होंने एक नई आर्मी वहाँ पे बना ली थी, नया बेस कैंप बना लिया था नॉर्थ में। तो 1936 में अगेन हम ये कह सकते हैं कि रेड आर्मी या सीपीसी जो है वो उनकी तादाद 30,000 लोगों पर मुश्तमिल होगी। तो ये साथ साथ यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि इनके पास खाने पीने की चीज़ें नहीं थी, लेकिन ये अपने सोल्जर्स को मोटिवेट करने के लिए डिफरेंट म्यूज़िक और तालीम जो एजुकेशन है उसका भी इस्तेमाल करते थे। तो ये एक स्कल्पचर आपको नज़र आ रहा है जो कि ये चीज़ दिखाई जा रही है इसके अंदर। यहाँ पे एक स्टोरी है खातून की जो जिनके हस्बैंड जो हैं वो जंग के दौरान निकल गए, और ये खातून रोज़ाना अपने हस्बैंड का अपने दरवाज़े पे इंतज़ार करती थी, यहाँ तक कि ये बूढ़ी होती गई लेकिन उसके हस्बैंड वापस नहीं आए। तो ये स्टोरी चलती चलती 1937 तक जाती है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि रेड आर्मी और गवर्नमेंट आर्मी के दरमियान एक पैचअप हो जाता है, और ये फिर 1937 में मिल के लड़ाई करते हैं अगेंस्ट द जापानीज़। तो ये लड़ाई जो इससे पहले 3 फ़रीक़ैन के दरमियान थी, रेड आर्मी, रिपब्लिक आर्मी और जापानीज़, अब ये 2 आर्मीज़ के दरमियान होगी, जिसमें रेड आर्मी और रिपब्लिक आर्मी के जो वो जर्नल्स जो कि समझदार थे उन्होंने पैचअप किया, और अब ये जापानीज़ के साथ लड़ने लगे। तब तक 1936 तक जापानीज़ आर्मी बीजिंग तक आ चुकी थी नॉर्थ से होते होते।
तो हुबे सुबह ये सारा कवर करते हुए फिर यहाँ पे इनको थोड़ा सा होश आया, या जो भी हम कह सकें कि ये इन्होंने मिल के लड़ना शुरू किया, और 1937 से ये लड़ाई जापानीज़ आर्मी के साथ 1945 तक जारी रही।